चलिए अब हम लोग देखा जाए क्या गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन में हम लोग को पढ़ना है कि मादा इंकोद्भिद जो होती है ना, मादा इंकोद्भिद का निर्माण किससे द्वारा होता है? गुरु बीजाणु द्वारा होता है। तो गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है उसको हमको पढ़ना है। तो आइए आज हम लोग देखा जाए क्या गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन से हम लोग क्या समझेंगे? गुरु बीजाणु का निर्माण जो हो जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु जनन। ठीक ना। आइए देखा जाए कहां से हो रहा है। ठीक है ना। देखिए इसका नाम होता है दोस्त प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका, प्रपशु कोशिका। ठीक है ना। कुछ चीजें नहीं लिखा जाता जिससे आपको समझाया जा सके आसानी से। अब देखिए सबसे पहले बीजांडकाय की कोशिका है। ये पूरा बीजांडकाय, बीजांडकाय हम आपको लिखाए थे। बीजांड जो हम बीजांड पढ़ा रहे थे उसमें बोले थे ये वाला भाग बीजांड है। तो बीजांडकाय की कोशिका सभी एक तरह की होती है, एक समय रहता है। कैसी होती है? एक तरह की होती है, लेकिन वह कुछ कोशिकाएं वृद्धि और विकास करके, इसमें से कुछ कोशिकाएं जब वृद्धि, यहां लिखा जाएगा ना वृद्धि और विकास करके, वृद्धि और विकास करके वृद्धि और विकास करके एक अलग प्रकार की कोशिका में रूपांतरित हो जाती हैं, जिसका नाम होता है प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका साइज में, आकार में, लक्षण में अलग होती है, मतलब ये अपने आकार में सबसे अलग होती है। देखिए दिख भी रहा है ना प्रपशु कोशिका। अब प्रपशु कोशिका क्या करती है? प्रपशु कोशिका समसूत्री विभाजन करती है दोस्त। समसूत्री विभाजन करती है। समसूत्री विभाजन करके दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। कितनी कोशिका का? दो कोशिका का निर्माण करती है। अब ये जो दो कोशिका का निर्माण होता है दोस्त, इस दोनों कोशिका को आप लोग बोलते हैं डायड सेल। डायड सेल बोलते हैं। दो कोशिका का निर्माण कैसे होता है? डायड सेल से होता है। ठीक है ना। अब इस डायड सेल में कौन कौन सी कोशिका का क्या नाम है उसको देखो। ऊपर वाली कोशिका का नाम होता है दोस्त प्राथमिक भित्ति कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका भित्तियों का निर्माण करती है। ठीक है ना। किसका निर्माण करेगी? भित्तियों का निर्माण करेगी। लेकिन जो उसके नीचे वाली दूसरी कोशिका होती है उसका नाम होता है प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिका। यह प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिका क्या करती है? अगले स्टेप में बताया जा रहा है क्या करती है। आ जाइए। प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिका ऐसे ही यहाँ पे अभी रुकी रहती है और प्राथमिक भित्ति कोशिका अलग अलग भित्तियों का निर्माण कर देती है। ठीक है ना। अब देखिए ये प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिका जो होती है, ठीक है ना। अब देखिए प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिका जो होती है क्या होती है? प्राथमिक बीजाणु कोशिका। प्राथमिक बीजाणु कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है। अर्धसूत्री विभाजन से दोस्त गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। ये 2n होती है। प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिका जो होती है क्या होती है? 2n होती है। और इस अर्धसूत्री विभाजन करके 4 कोशिका का निर्माण करती है। कितनी कोशिका का? 4 कोशिका का निर्माण करती है। 4 कोशिका के निर्माण से देखिए 4 गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इन चारों को क्या बोला जाता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और इन चारों को एक साथ बोला जाता है रेखीय चतुष्क। रेखीय चतुष्क क्या बोला जाता है? रेखीय चतुष्क बोला जाता है। ठीक है ना। रेखीय चतुष्क बोला जाता है। अब इन चारों कोशिका को रेखीय चतुष्क बोलते हैं। अब देखिए ऊपर से 3 कोशिकाएं इसमें की क्या कर जाती हैं? आगे जब बढ़ता है तो ऊपर से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ऊपर से 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। 3 नष्ट होने के बाद एक बचता है जो क्या होता है? हेप्लॉइड होता है। क्या होता है? हेप्लॉइड होता है। और इसका नाम होता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसका क्या नाम होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब एमएमसी सेल बोलते हैं। अब देखिए बीजांडकाय की कोशिकाओं से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। लिख लीजिएगा डेफिनेशन। बीजांडकाय की कोशिकाओं से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के निर्माण की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। अब हम लोग इसके आगे चला जाए। अब इसमें एक केंद्रक होता है जो n होता है, हेप्लॉइड है। अब 3 समसूत्री विभाजन दोस्त होते हैं। कितने विभाजन होंगे? 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। और 3 समसूत्री विभाजन से कितनी कोशिका बन सकती है?
8 कोशिकाएं, 8 केंद्रक बने। इस केंद्रक में 3 समसूत्री विभाजन होगा, 8 केंद्रक बनेगा। जैसे अब इधर तो आप समझ लिए होंगे, तो हम इधर मिटा के आपको एक स्टेप समझा रहे हैं, ठीक है ना। इधर ही देख लिया जाए, ठीक है ना। अब देखिए हम बोल रहे हैं ना, एक कोशिका है, ये समसूत्री विभाजन ये n है दोस्त, एक बार समसूत्री 2 कोशिका बनेगी, 2 कोशिका, ये भी 2 कोशिका फिर समसूत्री विभाजन करेंगी, 2 कोशिका फिर एक बार समसूत्री विभाजन करेंगे, कितनी बनी 2, फिर ये भी कितनी बनी 2, कुल कितनी हो गई 8 कोशिका बना। देखिए एक समसूत्री विभाजन, 2 समसूत्री विभाजन, ये कितना हो गया तीसरा समसूत्री विभाजन। 3 समसूत्री विभाजन से एक कोशिका से कितनी बनी 8 कोशिका बनी। तो हम बोल रहे हैं इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन कर रहा है, तो एक कोशिका से कितने, एक केंद्रक से कितना बनाएगा 8 केंद्रक बनाता है, ठीक है ना। 8 केंद्रक के निर्माण के बाद, 8 केंद्रक के निर्माण के बाद 3 केंद्रक नीचे की तरफ जाने लगते हैं, 3 केंद्रक ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और 2 केंद्रक आपस में मिल जाते हैं। आप सोचिए दोस्त, ये n है, ये भी n है, ये n है, ये n है, ये भी n है, n सभी कोशिका, सभी केंद्रक क्या है n है। लेकिन अब बात सुनिए, यहाँ पे लिखा गया है कुल 8 केंद्रक का निर्माण होता है, बाद में इनके ऊपर भित्ति का निर्माण हो जाता है। जब इनके ऊपर भित्ति का निर्माण हो जाता है तो इनका नाम क्या हो जाता है, कोशिका बन जाता है। क्या बन जाता है, कोशिका हो जाता है। अब देखिए ये 2 आपस में एक साथ मिल जाएंगे, ध्रुवीय कोशिका का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगी 2n हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी ना। अब लेकिन इन तीनों कोशिकाओं के ऊपर बस भित्ति का निर्माण होता है, इसीलिए क्या होती है नहीं रह जाती है। और इसमें भी भित्ति का निर्माण हो जाता है दोस्त, और एक क्या, एक अंड कोशिका बनती है, सहायक कोशिका बन जाती है, ठीक है ना। अब माध्यमिकोद, इस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, माध्यमिकोद भित्ति बोलते हैं। अब देखिए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से माध्यमिकोद भित्ति का निर्माण क्या होता है, माध्यमिकोद भित्ति के निर्माण का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये पूरा जो भाग है 2 भाग में आपको मिलेगा। एक तो आपसे बोलेगा माध्यमिकोद भित्ति किसे कहते हैं, क्या बोलेगा, माध्यमिकोद भित्ति का निर्माण कैसे होता है, यहां से यहां तक बताना रहता है। तो और अगर आपसे गुरु बीजाणु बोलेगा तो यही तक लिखना रहता है, ठीक है ना। तो दोनों एक में दोस्त बता दिया गया। अगर आपसे सिर्फ पूछेगा माध्यमिकोद भित्ति का निर्माण, ये लिख दीजिएगा, 3 समसूत्री विभाजन कराइएगा और ये पूरा बना दीजिएगा। अगर आपसे गुरु बीजाणु जन्म पूछेगा यहाँ तक बन जाएंगे, ठीक है ना। एक साथ पढ़ाना जरूरी था। तो फिर मिल रहे हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इसके बाद हम लोग अंड कोशिका तक आ गए हैं। अंड कोशिका पढ़ने के बाद हम लोग एक बार फिर पढ़ेंगे माध्यमिकोद भित्ति के परिपक्व माध्यमिकोद भित्ति की संरचना। परिपक्व माध्यमिकोद भित्ति की संरचना पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, परागण पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत आसान चीजें हैं। हम लोग पढ़ने के बाद फिर हम लोग पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक। नमस्कार बच्चों, चलिए अब हम लोग देखा जाए, इसके पहले वाला वीडियो तो आप देख लिए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखा जाए ना परिपक्व माध्यमिकोद भित्ति क्या होती है, इसमें निर्माण इसका कैसे होता है। निर्माण तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं क्या क्या कार्य करती हैं। देखिए यह एक परिपक्व माध्यमिकोद भित्ति है। देखिए परिपक्व माध्यमिकोद भित्ति लिखा हुआ। अब इसमें देखिए ऊपर की प्रतिमुखी कोशिका होती है, यह भ्रूणकोश को पोषण प्रदान करती है। 3 कोशिकाएं होती हैं, भ्रूणकोश को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है, और ये बाद में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक। अब ये ध्रुवीय कोशिका आपको पता है 2n है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यह भ्रूणपोष को निर्माण करती है, भ्रूणपोष का निर्माण करती है नर से निषेचन, ये निर्माण नहीं यार, निषेचन करके, निषेचन करके, ठीक है ना। जो ध्रुवीय कोशिका होती है, एक नरिग्मक आएगा, इससे निषेचन करेगा और क्या करेगी, भ्रूणपोष का निर्माण करती है नरिग्मक से निषेचन करके, ठीक है ना। अब देखिए ये 2 सहायक कोशिकाएं किसके साइड में लगी होती है, अंड कोशिका के। ये दोनों सहायक कोशिकाएं पराग नलिका को पहली बात तो रास्ता प्रदान करती है, ठीक है ना। पराग नलिका को अंदर जाने के लिए क्या प्रदान करती है, रास्ता प्रदान करती है। दूसरा काम होता है ये सुगंधित पदार्थ का स्राव करती है, पॉलन ट्यूब को क्या करती है, अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ आकर्षित करके क्या करती है, रास्ता प्रदान करती है, जिससे निषेचन की प्रक्रिया क्या हो जाए, आसानी से संपन्न हो सके। और एक चीज दोस्त याद रखिएगा, इन सभी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आदि कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है ना। सभी कोशिकाओं में छोटे जो कोशिकांग कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं वो कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये पूरा परिपक्व माध्यमिकोद भित्ति की संरचना थी।
आप इसे डिटेल में ऐसे ही लिख दीजिएगा और आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है ना, ये इतना था। तो हम लोग अब अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम लोग परागण पढ़ने जा रहे हैं। परागण में क्या क्या होता है ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, कैसे होता है। एक तो आपको वीडियो हम अपने मतलब जो खेत था ना उसमें हम लोग बनाए थे, तो आप उसको देखिएगा, मजा आएगा। ठीक है ना।